अभी तक अमेरिका और इंडिया के बीच वो ट्रेड पॉलिसी फाइनल हुई नहीं थी कि ऊपर से इजराइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया। अब हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ की पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ रही है। आपने सुना होगा मोदी जी ने बोला आप सोना मत खरीदो। 99% गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या है हमारे पास, समझिए $1 का गुल्लक है। अब उस गुल्लक में से जितने डॉलर निकलते रहेंगे गुल्लक खाली होती रहेगी। अगर इतनी स्पीड से हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा हमें वापस गोल्ड वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखना पड़ जाएगा। कि ट्रंप साहब ने नाराज होकर इंडिया पर 50% से ज्यादा का टैरिफ लगा दिया। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिन से हमारे देश में एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। पिछले 2 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बार देश को मैसेज दिया है और उन्होंने बोला है कि आप गोल्ड खरीदने से बचे, आप विदेश घूमने जाने से बचे, आप खाने का तेल कम से कम यूज करें, आप पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करें, हो सकता है तो ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम करें और हो सके तो कुछ स्कूल्स को भी ऑनलाइन कर दे। अब इस अपील के पीछे ऐसी कौन से रीजन हैं कि मोदी जी को बार बार ये देश को बोलना पड़ रहा है। अब जैसे ही मोदी जी की ये स्पीच आई तो उसके बाद सभी न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स पर एक डिबेट स्टार्ट हो गया, क्या देश की इकोनॉमी की हालत खराब हो चुकी है तो देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है, या सिर्फ मोदी जी आपको अलर्ट कर रहे हैं किसी ऐसी कंडीशन से कि जो वर्स्ट होने से पहले ही हम उस पर काबू पा सके। देखिए, जो मोदी जी ने ये सारी अपील की है ये की है सिर्फ एक फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या जो आज हम सिचुएशन देख रहे हैं क्या हम वापस 1991 वाले दौर में पहुंच चुके हैं या सिर्फ अभी देश को अलर्ट किया जा रहा है। देखिए, 1991 की बात करने से पहले हम समझते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट है क्या। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कैसे होता है? व्यापार घाटे का मतलब है कि सपोज मैं एक व्यापारी हूं और मैं कोई सामान बाहर भेजता हूं और मैं जितने का सामान बाहर भेजता हूं उससे ज्यादा का मैं दूसरे देश से मंगाता हूं। सपोज मैंने 100 रुपए का सामान बेचा और बाहर से 110 रुपए का सामान खरीदा तो इसमें मुझे 10 रुपए का घाटा हुआ। अब क्योंकि मैं विदेश से सामान मंगा रहा हूं तो मुझे विदेशी को पेमेंट करने के लिए उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज डॉलर में पेमेंट करनी है तो मेरे पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर नहीं है तो मुझे वो डॉलर खरीदने पड़ेंगे। डॉलर खरीदूंगा तो मुझे अपनी करेंसी को बेचना पड़ेगा, दूसरी करेंसी को खरीदना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू दिन पर दिन गिरती जाएगी, जितना ज्यादा व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा और दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं, आज की सिचुएशन 1991 से कहीं ज्यादा बेहतर है। उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ $200 बिलियन के आसपास होती थी। आज इंडिया की इकोनॉमी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अगर मैं लाख करोड़ में बात करूं तो लगभग 350 लाख करोड़ 350 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। जो कभी सिर्फ 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी होती थी आज वो इकोनॉमी 350 लाख करोड़ की हो गई है। लेकिन क्या हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है? क्या अभी हमें जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो हमारे पास पेमेंट नहीं है? तो उसका आंसर है जी नहीं। हम 1991 के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी सिचुएशन में खड़े हैं। अभी इंडिया के पास लगभग $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। $700 बिलियन का मैं अगर रिजर्व की बात करूं तो इससे अभी हम 11 महीने की पेमेंट कर सकते हैं। 11 महीने की पेमेंट होने के बाद फिर बार बार पीएम को ये रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है, तो उसका एक बार हम डिटेल समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, इसकी शुरुआत हुई ट्रंप साहब से। असली बीमारी की जड़ ट्रंप साहब ही है। ट्रंप साहब जैसे ही इलेक्शन जीते उन्होंने एक ट्रेड पॉलिसी बनाई। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज पर ट्रेड सैंक्शन लगाए। जो पहले हमारा अमेरिका के साथ बिजनेस होता था वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। दैट मीन जो हम अमेरिका सामान भेजते थे उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।
ट्रम्प साहब ने आते ही उस पर टैक्स स्टार्ट कर दिया। टैक्स स्टार्ट की वजह से हमारे प्रोडक्ट महंगे हो गए और अमेरिका में हमारा माल बिकना कम हो गया, तो जिसकी वजह से वो व्यापार घाटा बढ़ने लगा। और पीछे कुछ हालात ऐसे हो गए कि ट्रम्प साहब ने नाराज होकर इंडिया पर 50% से ज्यादा का टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से कुछ महीनों तक इंडिया का माल अमेरिका में लगभग ना के बराबर बिका। और उसके बाद जैसे तैसे वो टैरिफ कम हुआ, लेकिन अभी तक अमेरिका और इंडिया के बीच वो ट्रेड पॉलिसी फाइनल हुई नहीं थी कि ऊपर से इजराइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया और जिसमें अमेरिका ने अपनी एंट्री ले ली। और ये वॉर इतना इंटेंस हो गया कि अमेरिका ने ट्रेड पॉलिसी पर तो बात करना बंद कर दिया, वो अब ईरान के पीछे पड़ गया। अब ईरान की वजह से ये सारा मामला और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान के पास एक नैरो एक रास्ता था, वो रास्ता एक शॉर्टकट था दूसरे देशों में ऑयल भेजने का। अब जो ये मिडल ईस्ट वाले देश हैं, सऊदी, यूएई, ईरान, कतर, इनका मेन इनकम सोर्स है तेल। और इंडिया क्या करता है, इंडिया 90% अपनी जरूरत का तेल इंपोर्ट करता है, इन देशों से मंगाता है। और वो एक जो रूट था, आपने पिछले कुछ महीनों में बार बार सुना होगा, हॉर्मुज, वो एक हॉर्मुज का रूट था जहां से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल जाता था। अब इस लड़ाई में अमेरिका ने ईरान पर बम डालने स्टार्ट किए, सब कुछ हुए, तो ईरान ने क्या किया, दूसरे देशों पर प्रेशर बनाने के लिए उस हॉर्मुज को बंद कर दिया कि अगर यहाँ से तेल निकलना बंद हो जाएगा तो दूसरे देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे लड़ाई बंद करने के लिए, जिसकी वजह से दूसरे देशों में ऑयल क्राइसिस हो गई। अगर आप देखोगे तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरे देशों में भी तेल के दाम बेतहाशा बढ़ गए। क्रूड ऑयल जो 60-70 डॉलर पर ट्रेड करता था वो 120-25 डॉलर तक पहुंच गया, लगभग 50% ज्यादा। अभी तक हमारे देश में तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही रही तो ये वर्स्ट हो सकते हैं। अब हम कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें हर चीज की पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ रही है। 90% तेल इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके बाद आपने सुना होगा मोदी जी ने बोला आप सोना मत खरीदो। 99% गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके बाद आपने सुना होगा आप खाने का तेल भी कम यूज करो, वो भी इंडिया बाहर से मंगाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडिया में गैस क्राइसिस आया, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, वो भी इंडिया ज्यादा से ज्यादा बाहर से मंगाता है। तो इंडिया में जो माल बाहर से आना था, अगर हमारी डिमांड उतनी ही रही तो वो माल बाहर से तो ज्यादा आएगा जिसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो उल्टा रुक गया। हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो 82 लाख करोड़, लगभग 82 लाख करोड़ का हम माल बाहर भेजते हैं विदेशों में, और लगभग 93 लाख करोड़ का माल बाहर से खरीद लेते हैं। तो हर साल इंडिया को 11 लाख करोड़ का एक फिस्कल डेफिसिट, व्यापार घाटा हो रहा था। अब उस व्यापार घाटे को जैसे तैसे सरकार पिछले कुछ सालों से कम कर रही थी, एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही थी। अब मोदी जी ने जो आपको अपील की, गोल्ड मत खरीदो। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो लगभग 7 लाख करोड़ का अकेला गोल्ड इंपोर्ट होता है इंडिया में। समझिए, अगर आपने 50% भी गोल्ड की डिमांड कम कर ली तो लगभग 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ फिस्कल डेफिसिट हम अकेले गोल्ड से बचा सकते हैं। अब 90% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि लगभग 40% है हमारे टोटल इंपोर्ट का। आपने अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज बचाए तो हम वहीं से 5 से 6-7 लाख करोड़ तक अमाउंट बचा सकते हैं। अब मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक माहौल जो है वो टेंस है। अमेरिका और ईरान में जो सीज फायर था वो शायद हो सकता है लंबा ना चले। अगर वॉर वापस स्टार्ट हो गई और हॉर्मुज का रास्ता नहीं ओपन हुआ तो वो पहले से ही रिजर्व लेकर चलना चाह रहे हैं, जिससे हम पर एकदम से प्रेशर ना पड़े।
क्योंकि अगर इस तरह का माहौल बना रहा तो जो आज हमारी करेंसी के वैल्यू 95 देख रहे हैं वो जल्दी ही 100 रुपए भी क्रॉस कर जाएगी। अब अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए हमारे पास जो इंपोर्ट बिल है उसकी पेमेंट हमें लगातार करनी पड़ेगी। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या है हमारे पास, समझिए एक डॉलर का गुल्लक है। अब उस गुल्लक में से जितने डॉलर निकलते रहेंगे गुल्लक खाली होती रहेगी। अभी हमारे पास अकेले फेब मंथ में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था 728 बिलियन डॉलर का था, जो अप्रैल में घट के 695 हो गया है। तो एकदम से इतना फॉरेक्स रिजर्व घटना वही मोदी जी की टेंशन का रीजन है कि अगर इतनी स्पीड से हमारा फॉरेक्स रिजर्व घटता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा, हमें वापस गोल्ड वर्ल्ड बैंक को गिरवी रखना पड़ जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही मोदी जी हर सिटीजन को अलर्ट कर रहे हैं कि आप बाहर के प्रोडक्ट कम से कम यूज करो। अभी सिर्फ ये नहीं कि जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो सिर्फ ऑयल, गोल्ड और इन सब की वजह से बढ़ रहा है। एक और बड़ा रीजन है वो है एफआईआईज की सेलिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट के नंबर देखते हो तो हर महीने हर दिन एफआईआईज माल बेच रहे हैं। वो माल बेचकर अपना पैसा अपने देश में लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, हमारे रुपए यहाँ से बेचकर वो डॉलर खरीदते हैं, जिसके वजह से रुपये की वैल्यू गिर रही है और डॉलर की वैल्यू रुपये के अगेंस्ट बढ़ रही है। अब तक जो इस फिस्कल डेफिसिट में हमें बचाने वाला सबसे बड़ा हीरो था वो था हमारा आईटी सेक्टर। जी हाँ, आईटी सेक्टर ही अकेला 400 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता था अपनी सर्विस को बाहर के देशों में। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आईटी की भी आपने देखा होगा बैंड बजी हुई है, क्योंकि इंडियन आईटी के पास नए टेक के या नए एआई सिस्टम नहीं थे, जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज को ऑर्डर मिलने लगे हैं। अब अगर आईटी का एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे कम हुआ तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। सो ये इस कहानी के मेन विलन और हीरो हैं। सबसे बड़े जो विलन हैं ऑयल है, गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम मेजरली चाइना से मंगाते हैं, उसके अलावा फिर फॉरेन ट्रैवल है। जो भी अगर हमें पेमेंट बाहर करनी पड़ रही है वो इस फिस्कल डेफिसिट के विलन है। अब हमारी कंट्री के हीरो कौन है? सबसे बड़ा हीरो आईटी था। उसके अलावा कुछ गुड्स और एक्सेसरीज हम एक्सपोर्ट करते थे और वो अब यूएस के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है, उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अब ये सिचुएशन कितने दिनों तक ऐसी रहेगी और हमें कब तक इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो गुड न्यूज आनी चाहिए अमेरिका की तरफ से। अगर अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल हो जाए तो काफी हद तक चीजें वापस नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो रीजन है ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से ये हॉर्मुज बंद पड़ा है। अगर इनकी लड़ाई बंद हो जाए तो हॉर्मुज का रास्ता ओपन हो जाए तो जो ये तेल गैस का एक रूट था आने जाने का वो वापस स्टार्ट हो जाए। सो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पैनिक करना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए? देखिए, पैनिक की सिचुएशन मेरी नजर से है नहीं। हमारे पास ऑलरेडी 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। हाँ, अगर किसी भी कंडीशन में हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मैंने बार बार बताया, गोल्ड में ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। गोल्ड अगर आपको फिजिकल चाहिए तो गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी पर आपको 24 कैरेट का गोल्ड मिल जाएगा। अदरवाइज गोल्ड का सिर्फ बेनिफिट चाहिए तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इन न्यूज की वजह से कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन्वेस्ट जरूर करो, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत सॉलिड है और काफी हद तक इंडिया की मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है। और जैसे ही ये सारी सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो मार्क माय वर्ड्स, जो इंडिया की मार्केट में ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होगी वो इतनी स्पीड से आएगी कि शायद आप उस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सो ऐसे ही माहौल में आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, इस दौरान आप देश की हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने जो अपील की है उन चीजों में से जो आप अवॉइड कर सकते हैं वो चीजें कम यूज करें, अवॉइड करें और देश की तरक्की में योगदान जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।